सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी। सो लास्ट 2 डेज से आपका सेशन नहीं हो पाया था द हिंदू में। ग्रुप में मैंने आपको रीज़न भी मेंशन किया था, कुछ एक पर्सनल रीज़न था, इस वजह से आपका 2 दिन का सेशन नहीं हो पाया था। ठीक है, सारे जो टॉपिक्स हैं जो इन 2 दिनों में आए हैं, आई विल कवर ईच एंड एवरी टॉपिक, सो उसमें आपको सोचने का ज़रूरत नहीं है। आज के जो पेपर में टॉपिक्स आए हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। पार्लियामेंट एंड पॉलिसी मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसके ऊपर आपका मेंस का क्वेश्चन भी मैंने आपके लिए फ्रेम किया है। और यहाँ पे मेंस जीएस पेपर 2 के लिए बहुत टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। इकोनॉमिक रिकवरी पर लगातार आर्टिकल्स आपके आ रहे हैं। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है, इस पर भी क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम हो सकता है। एक नया टर्म कॉइन्ड एट वुल्फ डिप्लोमेसी, वो हम लोग जानेंगे। यह आईआर का टॉपिक है और वैक्सीन का पर्पस, इस पर क्योंकि लगातार टॉपिक्स आपके आते जा रहे हैं और लगातार आपका डिस्कशन भी होता जा रहा है। लगातार जो डिस्कशन है वो डिस्कशन आपका इसमें हो भी रहा है वैक्सीन के ऊपर, कि वैक्सीन बन गई है, क्लेम भी किया जा रहा है, अप्रूवल भी कुछ देशों में होने लग गया है। तो फिर उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में कैसा होगा, वो सारी चीज़ें, कुछ छोटी न्यूज़ हैं फ्रंट पेज में। चाइना के कंटेक्स्ट में, चाइना इंडिया के कंटेक्स्ट में हमने बहुत सारी बातें ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं और साथ में कुछ छोटी और न्यूज़ भी हैं। ठीक है, तो वो कुछ छोटी न्यूज़ भी देखेंगे और मेंस का फिर आखिर में विल गिव यू द क्वेश्चन। सो दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे। अगर आप आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं। खास तौर से आप मुझसे एग्रीकल्चर ऑप्शनल भी फिलहाल के लिए अपना कंप्लीट कर सकते हैं। नया बैच आपका जल्द शुरू होने जा रहा है। पहला बैच में हमारा पेपर 1 अभी डिस्कस हो रहा है। सेकंड बैच आपका पेपर 2 से स्टार्ट होगा। आप लोग पेपर 2 करोगे, फिर उसके बाद अगेन आपका पेपर 1 होगा। ये आपका बैच आपका जल्द से शुरू हो रहा है। अनअकैडमी से आपको जुड़ना है, इसके लिए एग्रीकल्चर ऑप्शनल आपके लिए आईएफएस का रास्ता भी खोल देता है और हाई स्कोरिंग ऑप्शनल है। ठीक है, उसके बाद आपको unacademy.com अनअकैडमी लर्निंग ऐप में जाना है और ये कोड याद रखना है, दैट इज SPLIVE। कोड इस्तेमाल करोगे तो जो अमाउंट आप देख रहे हो, जैसे अगर आप जीएस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, ये जो अमाउंट है इट विल रिड्यूस बाय 10%। ठीक है, जैसे अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जिसमें आपको मेंटर अलग से असाइन होते हैं, सो वो जो ये अमाउंट है, अगर आप जैसे 3 इयर्स का ले रहे हैं, क्योंकि 3 इयर्स का अगर अभी आप ले लेते हैं तो पूरे 3 साल के लिए आपको इसमें अगर आप इफ़ यू आर यूजिंग दिस कोड SPLIVE 2022-23 की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें अभी आपका क्या है, ये बेनिफिट है जिसमें आपको पूरे प्लस क्लासेस 80+ टॉप एजुकेटर्स ऑप्शनल सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा। और ये जो है कोड इस्तेमाल करते हैं, अमाउंट विल रिड्यूस बाय 10%, SPLIVE। ठीक है, इसी तरीके से ऑप्शनल का भी सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। 6 मंथ का एटलीस्ट आपको लेना चाहिए, या फिर जो है 1 ईयर या 2 इयर्स, ये आपके ऊपर है। इसमें आप पूरे जितने भी क्लासेस होंगे ऑप्शनल की, वो आप पूरे साल देख सकते हैं और टेस्ट सीरीज और ये सब भी जो कंडक्ट की जाएंगी वो भी आप कर सकते हैं। अगेन यू हैव टू यूज़ द कोड SPLIVE। ठीक है, चलो इस सेशन का PDF आप इस टेलीग्राम चैनल डेली डोज विद S.Pandey से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं unacademy.com/@SPLIVE में। तो पहला टॉपिक हम लोग देखते हैं। पहला टॉपिक है क्वेश्चनेबल डेटा, लिटिल रूम फॉर एक्सुबरेंस। ठीक है, तो ये मतलब जो अभी डेटा सामने आ रहा है उसमें हाईलाइट किया गया कि जो थोड़ा बहुत रिकवरी देखने को मिल रहा है, क्या वो हमारे लिए बहुत एक खुशी की बात है कि नहीं। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स ये हाईलाइट करती है कि रिकवरी आपकी धीरे धीरे हो रही है। पोस्ट लॉकडाउन जो सिचुएशन है वो थोड़ा सा इम्प्रूव होगी, लेकिन जो सेकेंड वेव्स आ रही है कोरोना वायरस की, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसके लिए सरकार क्या कदम उठाती है, वो एक बहुत ज़रूरी है। एक ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो बिहेवियर एस्पेक्ट है वो किस तरीके से लिया जा रहा है, किस तरीके से बिहेवियर एस्पेक्ट लोगों का है इस वायरस के प्रति, कैसे उनका जो एटीट्यूड है, या फिर एक टर्म मैंने आपको पढ़ाया हुआ था, अगर आपको याद हो, सोशल वैक्सीन का एक कंसेप्ट मैंने आपको बताया हुआ था। और एक जो इशू है वो है इन्फोडेमिक। इन्फोडेमिक मतलब जो मिथ है, बहुत सारे सुपरस्टिशन है, मिस इन्फॉर्मेशन है, वो तेज़ी से बढ़ती जा रही है और किसी भी वायरस को रोकने के लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। उसके रिलेटेड जो मिथ है और चीज़ें जो फैलाई जाती हैं वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि जो GDP का डिक्लाइन है वो बाय 7.5% है ड्यूरिंग जुलाई सितंबर 2020। ठीक है, जो कि पहले 24% डिक्लाइन था फर्स्ट क्वार्टर के अंदर। तो इस पे कुछ ये एक इशू आ गया कि हाँ, हो सकता है कि जो हम इकोनॉमिक रिकवरी की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, जो इकोनॉमिक रिकवरी है, वी आर मूविंग टूवर्ड्स इकोनॉमिक रिकवरी। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट ये भी कहा गया है कि जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट की ध्यान देने की वाली बात है, तो जो सडनली लॉकडाउन इम्पोज किया गया था तो वो एक इकोनॉमिक शॉक के रूप में काम किया है और इस वजह से इकोनॉमी भी काफ़ी अधिक आप कह सकते हो कि अफेक्ट हुई है, क्योंकि देश में भी एक वन ऑफ द स्ट्रिक्टेस्ट लॉकडाउन इंट्रोड्यूस किया
गया था, जिससे अगर देखा जाए तो आउटपुट कॉन्ट्रैक्शंस, जैसे अगर लॉकडाउन है, लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो बंद हो गई, चाहे सर्विस सेक्टर की भी अगर आप बात करो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करो, इवन सिर्फ आईटी सेक्टर जो हमारा सर्विस सेक्टर है वो मेनली, जैसे जो आईटी सेक्टर आप कह सकते हो, वो आईटी सेक्टर थोड़ा फंक्शनल आपका कर रहा है, रेस्ट जैसा हॉस्पिटैलिटी और ये सब चीज़ें सारी बंद थी, और मैन्युफैक्चरिंग भी काफ़ी बंद था, जो वर्कर्स है वो भी नहीं जा पा रहे थे, है ना, लोग भी चीज़ें खरीदना नहीं चाह रहे थे, तो डिमांड भी काफ़ी रिड्यूस हुआ, ये सब पॉइंट्स देखने को मिल रहा है, जिस वजह से शार्प कॉन्ट्रैक्शन इकोनॉमी में देखने को मिला है। दूसरा क्या है कि जो इन्फॉर्मेशन है, इस आर्टिकल में कहा गया कि जो इन्फॉर्मेशन हम सोर्स है हमारे इन्फॉर्मेशन कलेक्शन का, वो भी प्रॉपर नहीं है फिलहाल के लिए। जो हम रिलाई कर रहे हैं जिस सोर्स पर, जो डेटा जनरेट हो रहा है उस पर हम अभी इतना ट्रस्ट नहीं कर रहे, क्योंकि जिस वे में डेटा जनरेट होना चाहिए उस वे में डेटा आपका जनरेट नहीं हुआ है, या डेटा आपका कलेक्ट नहीं हुआ है। दूसरा कहा गया कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वो धीरे धीरे आपका रिकवर कर रहा है। अगर पहले की अगर कंपैरिजन में आप मतलब ये जो आपको डेटा याद नहीं रखना है, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि जो रिकवरी है, जो नेगेटिव ग्रोथ पहले देखने को मिल रही थी, अब चीज़ें आप कह सकते हो कि इम्प्रूव हो रही है, रिकवर कर रही है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी एमएसएमई सेक्टर्स जो हैं वो भी धीरे धीरे थोड़ा सा रिकवर कर रहे हैं, ऐसा इसमें हाईलाइट किया गया। और जैसे अगर धीरे धीरे जो इंडियन जो कंपनीज हैं, जो सेक्टर की बात की जाए, तो हम लोग इंडिजिनस एस्पेक्ट में भी फोकस करें, आत्मनिर्भर भारत की तरफ भी फोकस करें, दूसरी तरफ हम चीज़ों को एक्सपोर्ट भी करें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, तो इससे जो जॉब है वो भी हमारी क्रिएट्स होंगी, एम्प्लॉयमेंट जो है वो आपका क्रिएट होगा, साथ में इकोनॉमिक रिकवरी में भी काफ़ी हेल्प आपकी मिलेगी। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंपॉर्टेंट भी आपके लिए हो जाता है। दूसरा कहा गया कि अगर आप ओवरऑल बात करें तो जो डिमांड पार्ट है वो काफ़ी हमारे देश में अभी भी वीक है। देखो, कोई भी, मैंने आपको कई बार बताया कि कोई भी जो इकोनॉमी है, उस इकोनॉमी को रन करना और उसको सस्टेन करने के लिए ज़रूरी है कि इकोनॉमी के अंदर डिमांड आपकी हमेशा से बनी रहे। अगर डिमांड आपकी बनी नहीं रहेगी तो लोगों के पास मतलब पैसा नहीं है, अगर वो प्रोडक्ट बाय नहीं करेंगे तो सप्लाई कौन करेगा, है ना। तो ये सब जरूरी होता है। एक लेवल ऑफ इन्फ्लेशन इसलिए कहा जाता है कि जरूरी है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, क्योंकि जो डिमांड है वो डिमांड इकोनॉमी के अंदर एग्जिस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। जो डिमांड है वो इकोनॉमी के अंदर आपकी एग्जिस्ट आपकी करे। ठीक है, दूसरा कहा गया कि जैसे क्योंकि इकोनॉमी का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, रेवेन्यू जो है वो आपका लगातार बढ़ता जा रहा है, जो रेवेन्यू है वो आपका, रेवेन्यू जनरेशन वो आपका कम होता जा रहा है। इस वजह से जो डेट है, उधारी है, क्योंकि रेवेन्यू से ही सरकार, अगर रेवेन्यू जितना जनरेट कर पाएगी सरकार तो अपनी ज़रूरतें पूरी कर पाएगी, लेकिन क्योंकि आपका जो रेवेन्यू बहुत कम हो रहा है, जनरेट नहीं हो रहा, तो उधारी लेनी पड़ रही है। इस वजह से डेट टू जीडीपी रेशियो भी आपका बढ़ा है, मतलब हमारी जो उधारी है, उधारी भी बढ़ी है। दूसरा कहा गया, जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इंडिया के, उन्होंने कहा कि इंडिया का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट हो सकता है वो जो सरप्लस में हम जा सकें। इसका मतलब ये हो गया कि जो एक्सपोर्ट पार्ट है और इंपोर्ट पार्ट है। ठीक है, दो चीज़ें आपकी होती हैं। जब आप एक्सपोर्ट की बात करते हो, जितना ज़्यादा आप किसी प्रोडक्ट को, सपोज ए प्रोडक्ट है, अगर उसको आप एक्सपोर्ट करोगे तो आप क्या करोगे, आप अर्निंग, ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग आप करोगे, चाहे वो डॉलर्स में हो, चाहे वो इंडियन रुपीज़ में हो। और जब इंपोर्ट आप करोगे, किसी भी चीज़ को अगर आप इंपोर्ट करते हो, तो जब आप इंपोर्ट करते हो तो आपको कुछ चीज़ें देनी पड़ेगी। सपोज करो मतलब कोई चीज़ आप बाय कर रहे हो तो आपको कुछ अमाउंट देना पड़ेगा। वो हो सकता है डॉलर में दे रहे हो, किसी पर्टिकुलर करेंसी में दे रहे हो, तो उस करेंसी की जो डिमांड, जो करेंसी है, उस करेंसी की जो वैल्यू है, उस पर भी इसका इफेक्ट आपका पड़ता है। तो आपके पास जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, मतलब जो किसी को आपने पैसा दिया है और जो पैसा आपको देना है, ठीक है, सरप्लस का मतलब जो आपकी कैपेसिटी है पे करने की वो अधिक है। ठीक है, सो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। कहा यह जा रहा है कि अगर देखा जाए, अगर इस पॉइंट को अगर आप हाईलाइट करते हो कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो सरप्लस में होगा, सो अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में होगा, इसका मतलब या तो हमारा एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ रहा है, या इंपोर्ट हमारा काफ़ी कम हो रहा है, ऐसा कुछ मतलब है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि फिलहाल की जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन में जो शॉर्टफॉल सर्टेन देखने को मिल रहा है वो ये है कि कुछ पॉइंट्स जो हाईलाइट किए गए हैं वो ये है कि जो इंपोर्ट पार्ट है, जो इंपोर्ट की अगर आप बात करोगे तो इसमें सर्टेन रिडक्शन आपको देखने को जरूर से मिला है। ठीक है, जो इंपोर्ट पार्ट है, एक्सपोर्ट अभी इतना अधिक मतलब आप कह सकते हो वो इतना उसका एनहेंसमेंट नहीं हुआ। बहुत सी इकोनॉमीज है उन्होंने प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसी जो है अपनाई है। दूसरा कहा गया कि जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है उस पर भी आपका डिक्लाइन हुआ है, और
हम ये भी कह सकते हैं कि जिस वजह से जो पोटेंशियल आउटपुट है, जो जैसे अगर आपके देश के अंदर इकोनॉमिक कंडीशंस इंप्रूव हो रही हैं, लगातार जो इकोनॉमिक कंडीशंस अगर आपकी इंप्रूव हो रही हैं, तो वो दूसरे देश के जो इन्वेस्टर्स उसको अट्रैक्ट करेंगे, वो यहाँ पे आके इन्वेस्ट करेंगे। सिचुएशंस अगर इंप्रूव हो रही हैं, इकोनॉमी के अंदर डिमांड है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट डिमांड होनी चाहिए थी, जो इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन होना चाहिए था, वो कुछ लेवल पे कैपिटल मार्केट में देखने को मिल रहा है। कैपिटल मार्केट जैसे शेयर मार्केट है, वहाँ पे सर्टेन जो इन्वेस्टमेंट है या शॉर्ट टर्म जो मनी फ्लो है वो आपको देखने को मिल रहा है। इसमें इसलिए हमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिकवरी देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखोगे काफ़ी कुछ इंप्रूव होने की ज़रूरत है। सो इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज भी थोड़ा थोड़ा जो बढ़ रहा है, उसमें भी कहा गया है कि मेनली जो शॉर्ट टर्म डेट फ्लो है, ठीक है, शॉर्ट टर्म डेट फ्लो जो अलग अलग जो पैसा आ रहा है, ठीक है, जैसे आपके शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट हो रहा है या कुछ भी, जो एक शॉर्ट टर्म जो डेट फ्लो है, शॉर्ट टर्म डेट फ्लो की वजह से आपका फॉरेन एक्सचेंज जो है वो बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप वैसे देखोगे कि जैसे अगर आप सस्टेनेबिलिटी की तरफ होते, देखो सबसे बड़ा बात क्या होती है कि सपोज करो आपका शेयर मार्केट है, उस शेयर मार्केट में पैसा आता भी है, ठीक है, जो ये शेयर मार्केट में पैसा आता है, अगर सिचुएशन चेंज होंगी तो पैसा वापस भी चला जाएगा। तो इससे क्या है, अगर आप इस पर बहुत अधिक निर्भर करोगे तो बाद में आपकी इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल हो सकती है, क्योंकि पैसा आपका कुछ समय के लिए आया और जब कुछ सिचुएशन आप कह सकते हो सही नहीं है तो ये पैसा वापस भी जाएगा, ठीक है। सो पैसा जब वापस जाएगा तो इससे हमारी जो इकोनॉमी की स्टेबिलिटी है दैट विल ऑल्सो बी इम्पैक्टेड। तो इसलिए कहा गया कि भले हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो आपका थोड़ा सा बढ़ रहा है, लेकिन ये मेनली शॉर्ट टर्म डेट फ्लो से रिलेटेड है। अगर आपकी इकोनॉमी में कोई खर्चा भी करना चाहेगा तो पैसा डॉलर में देगा, फिर उसको रुपीज़ में कन्वर्ट करेगा और फिर आपके यहाँ पे जो है इन्वेस्ट करेगा। तो इससे क्या है कि हमारे जो रिजर्व है वो रिजर्व भी आपके बढ़ेंगे। तो बूमिंग स्टॉक मार्केट इज ऑलमोस्ट इंटायरली ड्रिवन बाय शॉर्ट टर्म फॉरेन कैपिटल इनफ्लो, ये आपका कहा गया। नेक्स्ट है कास्ट सेंसस। तो ये टॉपिक आपका सोसाइटी से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब आप कास्ट की बात करो तो इंडियन सोसाइटी बहुत ज़्यादा कास्ट कॉन्शियस है। अगर आप पब्लिकली लोग बोलेंगे कि हाँ हम दे डोंट बिलीव इन कास्ट, वो आइडेंटिटी पर बिलीव नहीं करते हैं, बट इन प्राइवेट है ना, इन प्राइवेट कास्ट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल लाइफ। किसी की भी इंडिविजुअल की बात करो तो उसके लिए वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, किसी भी अगर आप इंडिविजुअल की बात करते हो। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स व्हाट वी कॉल इट एज इगलिटेरियन सोसाइटी। वी वांट अ सोसाइटी विच इज कास्टलेस सोसाइटी, इगलिटेरियन सोसाइटी, कास्टलेस सोसाइटी। बट अगर आप प्राइवेट लाइफ की बात करोगे तो फॉर एग्जाम्पल मैरिज, इससे ज़्यादा प्राइवेट क्या हो सकता है। सो मैरिज जैसी चीज़ों के लिए कास्ट कंसिडरेशन इंडियन सोसाइटी में एक बहुत बड़ा पार्ट है। सो यहाँ पे कास्ट कॉन्शियस सोसाइटी इंडिया आज भी बहुत है। भले लोग एजुकेटेड हो गए हैं लेकिन कास्ट कॉन्शियसनेस बहुत अधिक देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर देखा जाए कि इंडियन कास्ट सिस्टम में अगर आप इंडियन कास्ट की बात करें तो उनके इंप्रूवमेंट के लिए, क्योंकि बहुत सी ऐसी कास्ट हैं जो कि काफ़ी समय तक जो रिसोर्सेस है उसके प्रति वो डिप्राइव्ड रही हैं, उनके विकास, उनके डेवलपमेंट के लिए, सोशल डिस्क्रिमिनेशन रोकने के लिए बहुत से प्रयास करने की जरूरत है और उसमें रिजर्वेशन एक बहुत बड़ा पॉलिसी है। सो ये देखना भी बहुत जरूरी है। इसी के तहत ये आर्टिकल भी आपका आया है। तो तमिलनाडु के जो गवर्नमेंट है उसने कहा है कि एक कास्ट वाइज डेटा वो प्रिपेयर करेंगे कि ठीक है किन किन कास्ट का इन्हांस मतलब उनका डेवलपमेंट हुआ है, कहाँ कितना ग्रोथ हुआ है उनका, ये सारी चीज़ें कौन सी कास्ट रह गई हैं उनको देखते हुए अगर सर्टेन पॉलिसी चेंजेस करना पड़े तो वो किया भी जा सकता है। ठीक है, सो ये तमिलनाडु की सरकार ने कहा, क्योंकि तमिलनाडु में भी शायद उसका ये मानना भी है कि जो रिजर्वेशन आई थिंक 69% ऐसा कुछ है, तो उसको जस्टिफाई करने के लिए उसको जो अलग अलग डिफरेंट कास्ट है उनका कितना प्रोग्रेस हुआ है वो भी हाईलाइट करना पड़ेगा, ठीक है, कोर्ट के अंदर। तो इसलिए शायद ये आपका जो वी कैन से कि डेटा कलेक्शन का काम तमिलनाडु में होगा। तो सुप्रीम कोर्ट आस्किंग स्टेट्स टू प्रोड्यूस क्वांटिफिएबल डेटा टू जस्टिफाई द लेवल ऑफ रिजर्वेशन 69%। तो ये डेटा उनको देना पड़ेगा। उसके बाद कुछ जो कास्ट हैं, मतलब इंडियन सोसाइटी की अगर बात करो, कुछ कास्ट जो है वो बहुत ही पॉलिटिकली एक्टिव है। कई सारी कास्ट जो है वो लगातार आपके जो उसमें लोग हैं वो डिमांड भी कर रहे हैं कि उनको भी रिजर्वेशन आपका मिलना चाहिए। सो ऐसे जो डिमांड आपकी आती हैं तो उन डिमांड को मीट करने के लिए आपका डेटा भी होना बहुत ज़रूरी है ना, एक ऑथेंटिक डेटा होना ज़रूरी है, ऐसा इसमें कहा गया। उसके बाद कहा गया
कि सोशल और एजुकेशनल बैकग्राउंड देखना हर कास्ट का, ये भी बहुत ज़रूरी है। एजुकेशनल बैकग्राउंड भी देखना, सामाजिक बैकग्राउंड भी देखना। उसके बाद देखा जाए तो सेंसस ऑफ इंडिया हैज़ नॉट कलेक्टेड कास्ट वाइज डेटा सिंस 1931, है ना, विद द एक्सेप्शंस ऑफ डिटेल अबाउट SC STs। सेंटर कंडक्टेड अ सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस इन 2011 में आपका सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस आपका सामने रखा गया है टू लिंक द कलेक्शन ऑफ कास्ट डेटा अलॉन्ग विद द सोशियो इकोनॉमिक डेटा सो दैट देयर कुड बी अ कॉम्प्रहेंसिव असेसमेंट ऑफ लेवल ऑफ डेप्रीवेशन एंड बैकवर्डनेस इन द सोसाइटी। तो ये जो डेटा आपका जनरेट होगा, इस डेटा के बेसिस पर कितना है आपका डेप्रीवेशन, आपका बैकवर्डनेस कितना है समाज के अंदर, वो चीज़ सामने लाई जा सकती है। नेक्स्ट आर्टिकल है GS पेपर 2 के अंदर ही पॉलिटी सेक्शन के अंदर, इसमें पार्लियामेंट और पॉलिसी मेकिंग के ऊपर ये चीज़ें हैं, ठीक है। पार्लियामेंट एंड पॉलिसी मेकिंग, पार्लियामेंट एंड पॉलिसी मेकिंग, ठीक है। पार्लियामेंट एंड पॉलिसी मेकिंग, ये दो चीज़ें हैं आपकी, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। पार्लियामेंट एंड पॉलिसी मेकिंग, ठीक है। सो इस पर प्रश्न भी बन सकते हैं, खास तौर से कोई भी जो पॉलिसी आती है वो पॉलिसी बनाने का काम, सपोज करो कैबिनेट ने उस पॉलिसी का जो है एक ड्राफ्ट प्रिपेयर किया, फिर पार्लियामेंट में लेकर आए। पार्लियामेंट में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो उसको डिस्कस करेंगे। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या क्या पॉइंट्स प्रोविजंस उस पॉलिसी के अंदर है, उसको पूरे तरीके से डिस्कस किया जाएगा। और डिस्कस करने के बाद देखा जाएगा कि कहाँ पे क्या लूपहोल्स हैं, कहाँ इंप्रूवमेंट हो सकती है, पॉलिसी अच्छी है तो उसको अप्रूव किया जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सी ऐसी पॉलिसीज़ हैं, जैसे इसमें एक एग्जाम्पल GST के बारे में पूरा दिया गया है। टाइम टेकिंग था, लेकिन पॉलिसी के ऊपर अच्छा डिस्कशन हुआ और आपके पास एक बेटर पॉलिसी हो गई, बट आ पाई। लेकिन सबसे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि क्योंकि इस पॉलिसी में प्रॉपर डिस्कशन हुआ और एक्सेप्टेबिलिटी हायर इसलिए हुई क्योंकि स्टेट का भी पार्टिसिपेशन था पॉलिसी मेकिंग में, और डिफरेंट स्टेक होल्डर्स था, उनका भी जो है पॉलिसी मेकिंग में एक रिप्रेजेंटेशन था, मतलब पॉलिसी मेकिंग में, तो इसलिए इसकी एक्सेप्टेबिलिटी हाई है। फार्म बिल के लिए इसलिए कहा गया कि ज़रूरी ये है कि जो डिस्कशन है वो और प्रॉपर होना चाहिए था। अगर डिस्कशन प्रॉपर होता तो हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट के जो अलग अलग हैं उनकी एक्सेप्टेबिलिटी, वो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाते, और साथ में जो दूसरे जो स्टेक होल्डर जैसे फार्मर्स हैं उनकी बात भी सामने रखी जाती, उनके कंसर्न को भी इंक्लूड किया जाता। तो बहुत जल्दीबाजी में पॉलिसी नहीं आनी चाहिए। लेकिन इससे ये भी एक एंगल आपको ध्यान में रखना है कि जो एक ज़रूरी पॉइंट हो जाता है कि जो पॉलिसी आप बनाते हो वो पॉलिसी में अगर बहुत ज़्यादा डिले है, इट विल रिजल्ट इनटू व्हाट वी कॉल इट एज पॉलिसी पैरालिसिस। पॉलिसी पैरालिसिस भी एक बहुत, मतलब चीज़ें जब आप हर स्टेक होल्डर को उसको खुश करना चाह रहे हो या सबको अपीज करना चाह रहे हो, तो ये पॉसिबल आपका नहीं हो पाता है। तो इसलिए क्या है कि उससे पॉलिसी मेकिंग में डिले होगा, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में डिले होगा, पॉलिसी पैरालिसिस की सिचुएशन आपकी आ सकती है, ठीक है। तो ये कुछ बातें इसके अंदर आपकी हाईलाइट की गई हैं। तो यहाँ पे बिल्डिंग कंसेंसस एंड एड्रेसिंग कंसर्न में भी टाइम कंज्यूमिंग, कंसेंसस लेकर आना वो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। लेकिन अगर आप सभी पर कंसेंसस भी लाओगे तो ये पैरालिसिस की सिचुएशन भी ला सकता है, मतलब पॉलिसी आपकी बन ही नहीं पा रही है, ठीक है। तो ये चीज़ है। लेकिन जरूरी क्या है कि जो बहुत मेजर चेंजेस है, जैसे GST है, जैसे अगर आप एग्रीकल्चर में बड़ा चेंज करने जा रहे हो तो उसमें डिस्कशन बहुत जरूरी, भले वो आपका टाइम कंज्यूमिंग हो, ये बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे पार्लियामेंट की बात करो तो मल्टीपल लेवल पे वर्क होते हैं आपके, डिफरेंट कमिटीज़ हैं जिन पर जो बिल को पूरा, मतलब जो भी आप बिल लेकर आना चाहते हो उस पर पूरा डिस्कशन आपका होता है ना। कमेटी पूरा उसके गो थ्रू होकर जाती है पूरे एक एक चीज़ को, और फिर पार्लियामेंट के अंदर उस पर डिस्कशन भी आपका होता है, ठीक है। सो यहाँ पे वेल एस्टेब्लिश्ड प्रोसेस टू गेट इनपुट ऑफ एक्सपर्ट स्टेक होल्डर्स, डिफरेंट जो एक्सपर्ट है स्टेक होल्डर्स, उनका इनपुट आपका मिल पाता है पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पे पार्लियामेंट कमिटीज भी अगर आप लोगे, उनका एक इंपॉर्टेंट रोल है लॉ मेकिंग प्रोसेस में। जो MPs हैं दे ऑल्सो एंगेज विद एक्सपर्ट, अंडरस्टैंड द न्यूएसेंस ऑफ द बिल, डिस्कशन अक्रॉस पार्टी लाइन आपकी होती है, ठीक है। उसके बाद मतलब यहाँ पे डिस्कशन जो अलग अलग होता है उसमें अलग अलग स्टेक होल्डर्स का जो ओपिनियन है वो आपका ओपिनियन भी आपका अलग अलग होता है। उसके बाद देखा जाए कि एक पाथ के रूप में सामने एक सॉल्यूशन के रूप में लेकर आया जाता है, जिससे कि जो डिफरेंट कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट हैं उन कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट को पाथ थ्रू कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट, जो कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है उन कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट को आपका मीट किया जा, मतलब एक पॉइंट में लेकर एक सॉल्यूशन की तरफ हम मूव कर सकें, इस पर एक प्रयास आपका किया जाता है। तो ये पार्लियामेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपके स्टैंडिंग कमेटी है, सेलेक्ट कमेटी है, वो भी क्या है, इट प्रोवाइड फॉर अ पार्लियामेंट्रियंस टू एंगेज विथ एक्सपर्ट स्टेक होल्डर्स, जो एक्सपर्ट्स हैं और जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनसे एंगेज होना,
उसके बाद क्या है, जब अलग अलग स्टेक होल्डर्स और एक्सपर्ट्स पार्टिसिपेट करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिसी मेकिंग, तो सबसे अच्छी बात क्या है इसमें कि जो एक्सेप्टेबिलिटी पार्ट है वो एक आपकी काफ़ी हायर होती है, ठीक है। दूसरा क्या है कि जो जुरिडिक्शन है पार्लियामेंट का टू इनेक्ट दिस लॉ सीम्स टू बी क्लियर, द अफेक्ट, अगर आप फार्म बिल्स की ही बात करो तो इसमें कहा गया कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो क्योंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है इसलिए ये स्टेट सब्जेक्ट है और पार्लियामेंट के पास ये पावर नहीं है कि वो इन सब्जेक्ट से जो स्टेट लिस्ट में मेंशन उनसे वो लॉ बना सके। कुछ एक्सेप्शंस जरूर से हैं, लेकिन ये भी कहा गया कि मतलब सरकार की तरफ से कहा गया कि जो मार्केटिंग एस्पेक्ट है, जो बिजनेस एस्पेक्ट है, जो कि कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, उसका इस्तेमाल करके ये बिल लाया गया है, ये एक्ट पार्लियामेंट के द्वारा लाया गया। लेकिन यहाँ पे एक जरूरी ये है कि अगर जो भी चेंजेस आप कर रहे हो एग्रीकल्चर मार्केट में, सर्टेन चेंजेस कर रहे हो एग्रीकल्चर मार्केटिंग को जो आप इफेक्ट कर रहे हो, एग्रीकल्चर मार्केटिंग का मतलब जो फार्म एरिया है, फार्म एरिया से कंज्यूमर तक का जो ये पूरा सप्लाई चेन है, फार्म एरिया में आपने कुछ प्रोड्यूस किया और वहां से कंज्यूमर तक का रास्ता है, बीच में मंडीज आपकी होती थी। अब इस सप्लाई चेन को अगर आप बदलाव लेकर आ रहे हो, एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो है एग्रीकल्चर मार्केटिंग पार्ट को आप चेंज कर रहे हो, तो इससे क्या होगा, इट विल इम्पैक्ट द रेवेन्यू जनरेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। जैसे एपीएमसी मंडीज के थ्रू जो रेवेन्यू जनरेट होता है स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है, तो अगर ये बदलाव आप कर रहे हो तो इससे होगा क्या कि जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है स्टेट गवर्नमेंट जो जनरेट कर पा रही है, तो उसमें भी आपका रिड्यूस होगा। और साथ में ये जो सब्जेक्ट कहा गया ये कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट का है, ऐसा भी हाईलाइट किया गया। तो यहाँ पे जो कई स्टेक होल्डर्स है इस बिल से रिलेटेड, उन स्टेक होल्डर्स के कंसर्न को दूर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये हाईलाइट किया गया। दूसरा है आपका आर्टिकल है वैक्सीन के ऊपर। अब देखो लगातार वैक्सीन के ऊपर आपके आर्टिकल आते रहेंगे, तो सारे ही आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ आर्गुमेंट्स आते हैं जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया रहेगा कि ठीक है इस तरीके से आर्गुमेंट बिल्ड हो सकता है, चाहे वो एसे राइटिंग में हो या जीएस पेपर 1 की बात की जाए। तो यहाँ पे हम लोग कुछ पॉइंट्स देखते हैं क्या क्या हाईलाइट किया गया। सो वैक्सीनेशन के कई पर्पस हैं। एक तो पहला पर्पस की बात करोगे इम्यूनिटी को डेवलप करना, सिंपल सी बात है। इम्यूनिटी डेवलप करने का मतलब क्या होता है, इम्यूनिटी की बात अगर आप करोगे तो जो वैक्सीन है उस वैक्सीन के अंदर बैक्टीरिया जो या वायरस इनएक्टिव फॉर्म में, जो भी कॉजल ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वायरस है वो इनएक्टिव फॉर्म या किल्ड फॉर्म में आपके शरीर के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है, और जिस वजह से होता क्या है कि आपकी बॉडी एंटीबॉडीज जो है जनरेट करती है और आप उन इन्फेक्शन में उस समय बच पाते हो और फ्यूचर में बच पाते हो। ये एक पहला इसका पर्पस है। दूसरा क्या है कि हर्ड इम्यूनिटी लेकर आना। हर्ड इम्यूनिटी जैसे बहुत सारे जो लोग हैं अगर वो वैक्सीनेट होंगे तो जो सप्लाई ट्रांसमिशन चेन है दैट विल बी अफेक्टेड, ठीक है। अगर ए है फिर बी है फिर सी है, ठीक है, तो अगर ये एक इन्फेक्टेड है इससे और इससे, अगर ये इम्यून है तो इससे सी को ट्रांसफर नहीं होगा। मतलब एक अगर आप चेन की बात करो तो ऐसा ट्रांसमिशन को रोकने के लिए जरूरी है कि हर्ड इम्यूनिटी हो, ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो इम्यून हो इस डिजीज के प्रति और वो एक ट्रांसमिशन चेन का पार्ट ना हो, ये आपका कहा गया। तो यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं, चाहे ये देखना अगर आप देखोगे तो थ्रेशोल्ड कवरेज फॉर किसी भी डिजीज की अगर आप बात करोगे वो वैक्सीन की एफिकेसी पर बहुत अधिक निर्भर करता है, ठीक है। वैक्सीन की कितनी इफेक्टिव है इस पर बहुत अधिक निर्भर आपका करता है। एक है ना, जैसे किसी भी डिजीज़ को आपको कंट्रोल करना है तो चाहे वैक्सीन की एफिकेसी हो या फिर जो इन्फेक्शन का मतलब स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन की बात करें, मतलब इन्फेक्टिविटी रेट की बात करो, नेचुरल इम्यूनिटी की अगर आप बात करोगे, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। थ्रेशोल्ड कवरेज क्या है, इट इज एस्टिमेटेड टू बी अराउंड 60% ऑफ कोविड-19 वैक्सीन टू अचीव पॉपुलेशन लेवल इम्यूनिटी, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप इवन हर्ड इम्यूनिटी भी अचीव आपको करना है तो सर्टेन लेवल ऑफ पॉपुलेशन है, या तो वो खुद से ही इन्फेक्टेड हो जाए, ठीक है, वो खुद से ही इन्फेक्टेड हो जाएं और धीरे धीरे वो एंटीबॉडीज़ जो है वो एंटीबॉडीज़ डेवलप कर ले और फिर वो ट्रांसमिशन चेन का हिस्सा ना रहें, या वैक्सीन उनको मिल जाती है और वैक्सीन जैसे ही उनके पास उनको मतलब इंसर्ट होती है तो वो एक ट्रांसमिशन चेन का हिस्सा नहीं रहेंगे और इस डिजीज़ को कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्प आपकी मिलेगी। दूसरा कहा गया कि एक जो कंसर्न रेस किया गया है वो है इकोनॉमिक रिसोर्सेज, ठीक है। इकोनॉमिक रिसोर्सेज एक बहुत बड़ा कंसर्न है। तो इकोनॉमिक रिसोर्सेज क्या है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज की जब आप बात करोगे तो जो वैक्सीन आप प्रोवाइड करोगे लोगों को, वो वैक्सीन का प्राइस क्या है, क्या वो अफोर्डेबिलिटी पार्ट पर भी आप फोकस कर रहे हो, फ्री रखोगे, क्योंकि इस वैक्सीन को खरीदने में और इसको डिस्ट्रीब्यूट करने में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट भी खर्चा होगा, तो इसको किस तरीके से आप प्रायोरिटाइज करोगे ये भी है। दूसरा क्या है
है कि जो आपने ये डिसीजन लेने के बाद आपको ये डिसाइड करना है कि कैसे आप प्रायोरिटी जो है वो सेट करते हो, ठीक है, कैसे आप जो है प्रायोरिटी सेट करते हो। प्रायोरिटी का मतलब क्या हो गया? प्रायोरिटी का मतलब ये हो गया कि किस तरीके से आप जो है किनको पहले वैक्सीन दोगे, हेल्थ वर्कर्स को दोगे, किसको दोगे, ठीक है, क्योंकि ये कहा गया कि अगर आपको हेल्थ वर्कर्स को प्रायोरिटी में रख रहे हो, इसके पीछे ये है कि जो पूरा हेल्थ सिस्टम है, अगर हेल्थ वर्कर्स सारे इन्फेक्टेड हो गए और उनका हेल्थ अफेक्ट होगा तो इससे पूरा का पूरा जो हमारा हेल्थ सिस्टम है वो पूरा हेल्थ सिस्टम कोलैप्स हो सकता है, ठीक है। तो हेल्थ सिस्टम को कोलैप्स को रोकने के लिए हेल्थ वर्कर्स को देना जरूरी है, मतलब वैक्सीन देना आपका जरूरी है, ठीक है। ये एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे हम कई प्रयास कर सकते हैं, ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट करके ये देख सकते हैं कि क्या इसका इम्पैक्ट है, क्या चैलेंजेस है, ये सारी चीज़ें। सो जो बच्चे लाइव देख रहे हैं, आई रिक्वेस्ट ईच ऑफ यू कि आप लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। और दूसरी चीज़ ये है कि आई थिंक 3-4 डेज में आपका लाइव सेशन शुरू हो जाएगा, ठीक है। जो ये ग्लिच है एज पर द यूट्यूब, ये ग्लिच आपका कुछ दिन में सही हो जाएगा। अराउंड 3 to 4 डेज आप ये आपके और लगेंगे। जब तक नहीं हो पा रहा है लाइव सेशन, हम लोग ऐसे ही डिस्कस करते रहेंगे। 2 दिन के लास्ट जो टॉपिक्स है वो भी मैं आपका कवर कर लूँगा, ठीक है, जैसे जो इसी में ऐड करके आई विल कवर, ठीक है। सो आपको उसका ज़्यादा कंसर्न नहीं लेना, और कोशिश आप लोग को यही करते रहना है कि नोट्स आप प्रिपेयर करो। और एग्रीकल्चर ऑप्शनल जैसे आप लोग मुझे मैसेज भी कर रहे हो, वो ऑलरेडी आपका चल रहा है, नया बैच भी जल्दी शुरू होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है वो है AMR, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की बात की गई है। AMR बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर देखा जाए तो कई प्रश्न आपके GS पेपर 3 के अंदर फ्रेम हो सकते हैं। देखो क्या होता है, कोई भी बीमारी होती है, सपोज करो एक बीमारी TB है, TB की किसी को बीमारी है, सो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई एक बैक्टीरिया, उसकी वजह से आपकी बीमारी होती है। इसके खिलाफ अगर आप किसी को TB से बचना है तो उसके खिलाफ आप दवा लोगे, लेकिन जो दवा आप लोगे वो इस बैक्टीरिया पर कोई असर नहीं उसको कर रही है, तो इसका मतलब क्या है, वो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो रहा है, ठीक है। सो ऐसी बीमारी जो ऐसे बैक्टीरिया की वजह से हो रही है जो कि दवा के प्रति रेजिस्टेंट है, तो उसको कंट्रोल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है। सो मेनली बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए आप एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हो, बट अगर उसका ओवर यूज़ होता है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा, तो इससे क्या होगा, इट इज़ अ पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी है आपकी कि काफ़ी अधिक जो रेजिस्टेंस है वो धीरे धीरे लार्ज जो बैक्टीरिया है, उन बैक्टीरिया की बात करें तो उनके अंदर रेजिस्टेंस धीरे धीरे आपका डेवलप होता चला जाएगा। अब यहाँ पे कहा गया कि 35% ऑफ कॉमन ह्यूमन इन्फेक्शंस हैव बिकम रेजिस्टेंट टू अवेलेबल मेडिसिन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सारी की सारी दवाइयाँ जो आप ले रहे हो, ड्रग्स ले रहे हो, दवाइयाँ हैं, अगर उसके प्रति बैक्टीरिया जो है वो रेजिस्टेंट हो रहे हैं या कॉजल ऑर्गेनिज्म रेजिस्टेंट हो रहे हैं, तो ये क्या है, फिर आप उसको कंट्रोल कैसे करोगे, चाहे वो एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल, एंटीपैरासिट, एंटीफंगल है ना, ये धीरे धीरे लेस अफेक्टिव हो रही हैं, ऐसा कहा जा रहा है। अब क्या है कि जैसे कोई बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो गया, तो आपने क्या किया कि पहले जो दवा D1 थी, फिर आपने और इसके प्रति रेजिस्टेंट वो हुआ तो आपने D2 बनाई, इसके प्रति रेजिस्टेंट हुआ, D3 बनाई तो इसके प्रति रेजिस्टेंट हुआ। तो धीरे धीरे जो सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन एंटीबायोटिक्स हैं उनके प्रति भी जो ये बैक्टीरिया हैं वो बैक्टीरिया आपके रेजिस्टेंट हो रहे हैं। सो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज आपके लिए हो जाता है। तो अगर देखा जाए इंडिया में एंटीबायोटिक्स का एक लार्जेस्ट कंज्यूमर है, एंटीबायोटिक्स का लार्जेस्ट कंज्यूमर है इंडिया की बात करें, और ये भी कहा गया कि लगभग 58,000 न्यू बॉर्न चिल्ड्रन डाई एनुअली फ्रॉम सिपेसिस इन इंडिया एलोन बिकॉज एंटीबायोटिक्स कैन नो लॉन्गर ट्रीट सर्टेन बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर बच्चों को भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और दवा दी जाती है तो उनको बचाया जा सकता है, लेकिन अब क्या है कि कुछ बैक्टीरिया की वजह से जो इन्फेक्शन होते हैं उस वजह से, जैसे सिप्सिस करके ये जो आपका लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या है, ये जो इस तरीके के जो इन्फेक्शंस होते हैं उनके प्रति जो आपकी दवा अवेलेबल है वो इतना अफेक्टिव आपकी नहीं है, ठीक है। या तो उसका आप बैक्टीरिया की बात करें तो क्यों इतना रेजिस्टेंट डेवलप कर रहे हैं, या तो उसका मिसयूज हो रहा है या ओवर यूज बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स का आप कर रहे हो। धीरे धीरे चाहे देखा जा रहा है कि जो यूज़ है, ओवर यूज़ है एंटीबायोटिक्स का लाइफ स्टॉक में, एग्रीकल्चर में बढ़ता जा रहा है, और जिस वजह से जो बैक्टीरियाज हैं उनके अंदर रेजिस्टेंस भी आपका डेवलप हो रहा है ना, जो यूज टू हो रहे हैं बैक्टीरिया उन दवाओं को और अपने आप को इवॉल्व कर रहे हैं कि उन पर कोई इफेक्ट ना आपका पड़े। साथ में कहा गया कि जो हाउस होल्ड से आपके वेस्ट निकलता है और
है ना, हाउस होल्ड से, हेल्थ और फार्मास्यूटिकल फैसिलिटी से, एग्रीकल्चर से, ये ऐसे ही रेजिस्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को और ज़्यादा फैला रहे हैं। ठीक है, इसको ऐसे समझो, क्या कोई घर है, कोई दवाई का ऐसा फार्मास्यूटिकल फैसिलिटी हॉस्पिटल है, वहाँ से कोई सीवेज जा रहा है और उसमें पानी है और उस पानी के अंदर ऐसे बैक्टीरियाज है जो रेजिस्टेंट है। ठीक है, वो दूसरे एरिया में जाएंगे, वहाँ भी जाएंगे, अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएंगे, फिर उसकी वजह से वो दूसरे आसपास के ह्यूमंस को वो इन्फेक्ट करेंगे। इस तरीके की चेन आपकी बन रही है। तो इसलिए क्या वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट भी अगर आपका होता है तो वो जो ऐसे बैक्टीरिया को रिमूव नहीं कर सकता है कि जो कि ऐसा रेजिस्टेंट हो। ठीक है, ऐसा कोई चेंज नहीं हो पाता है, इसलिए तेजी से ऐसे बैक्टीरिया के जो नंबर्स हैं वो बढ़ रहे हैं। जो बैक्टीरिया जो रेजिस्टेंट है वो तेजी से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और वो नंबर उनके बढ़ते जा रहे हैं और ह्यूमन भी उनसे काफ़ी अधिक इन्फेक्ट हो रहे हैं। और क्योंकि दवाइयाँ नहीं हैं हमारे पास उसके प्रति, इसलिए वी आर नॉट एबल टू सेव आवरसेल्व्स फ्रॉम सच बैक्टीरिया। ठीक है, तो देयर इज अ कैपेसिटी टू ट्रीट ओनली अबाउट 37%। हमारा जो कैपेसिटी भी वो है लगभग 37% ही जो सीवेज ट्रीटमेंट हम कर पाते हैं। रेस्ट जो है वो नेचुरल वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज आपका किया जाता है। तो सिंगल वेस्ट वाटर डिस्चार्ज फ्रॉम द ट्रीटमेंट फैसिलिटी इन इंडिया कैटरिंग टू ड्रग मैन्युफैक्चर फाउंड कंसंट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स हाई इनफ टू ट्रीट ओवर 40,000 पीपल डेली। ठीक है, तो ये आप खुद देख सकते हो कि अगर एक सिंगल वाटर डिस्चार्ज फ्रॉम अ ट्रीटमेंट फैसिलिटी इन इंडिया, अब आप खुद इसको मतलब ये डेटा आपको याद नहीं रखना, लेकिन आप सिंपल सी बात कर ये ध्यान रख सकते हो कि जो सिंगल वेस्ट वाटर डिस्चार्ज है, वेस्ट वाटर जो डिस्चार्ज आपका होता है, वेस्ट वाटर डिस्चार्ज होता है, और अगर इसमें आपके प्रेजेंट है जो ऐसे बैक्टीरियाज प्रेजेंट हैं तो ये आसपास के काफ़ी सारे लोगों को इन्फेक्ट होता है। मतलब ये क्या है कि नेचुरल वाटर बॉडीज़ में पानी जाएगा, वो लोग जो है इस वाटर को कंज्यूम करेंगे, बैक्टीरिया उनके अंदर जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा, और फिर ये जो ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया उसकी वजह से वो इन्फेक्ट होंगे और दवाइयाँ उस पर वर्क आपकी नहीं करेंगी। तो यहाँ पे ऐसी जगहों पे जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, कम है, सैनिटेशन फैसिलिटी नहीं, हाइजेनिक चीज़ें नहीं है, तो वहाँ पे क्या है कि जो कदम उठाने चाहिए वो कदम वैसे नहीं उठाए जा रहे हैं और पानी आपका डायरेक्ट जो सप्लाई भी हो रहा है उन पानी के थ्रू भी ये बैक्टीरिया उन एरियाज़ में फैल रहे हैं। ऐसा भी कहा गया। इवन वाइल्ड लाइफ क्योंकि वाटर हर जगह रीच करेगा और उन वाटर के अंदर ऐसे बैक्टीरियाज प्रेजेंट हैं जो कि रेजिस्टेंट है, तो इवन वाइल्ड लाइफ जो उस वाटर को कंज्यूम करेगी, कोई एनिमल जो वाइल्ड एनिमल वो कंज्यूम करेगा, उसके शरीर में वो ये बैक्टीरिया जाएंगे और एक से दूसरे को ये स्प्रेड होंगे। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ में भी ये जो ऐसे बैक्टीरियाज आपके स्प्रेड हो रहा है, जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट बैक्टीरिया या जो भी आप कह सकते हो जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है। इवन यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने भी इसे इमर्जिंग इश्यूज ऑफ एनवायरमेंटल कंसर्न के रूप में भी कंसिडर किया गया। ये इतना बहुत बड़ी बात हो जाती है एमआर की जब बात की जाती है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट, तो लगभग इमर्जिंग इशू ऑफ एनवायरमेंट कंसर्न भी इसको हाईलाइट किया गया और इसमें कहा गया कि इसके स्प्रेड के लिए जो ये स्प्रेड हो रहा है इसमें एक एनवायरमेंटल पॉल्यूशन का भी बड़ा रोल है। जैसे अभी मैंने आपको बताया वाटर पॉल्यूशन, वो एक उसका भी एक बड़ा रोल आपका हो जाता है फॉर द स्प्रेड ऑफ सच मतलब बैक्टीरियाज या फिर एएमआर जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की बात करोगे। तो यहाँ पे कहा गया कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को दे नीड टू स्ट्रेंथन द एनवायरमेंटल डायमेंशन ऑफ देयर प्लान। ये बहुत ज़रूरी है, ये जो एनवायरमेंटल एस्पेक्ट है उन पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को इस पर वर्क करने की ज़रूरत है। जो हॉटस्पॉट एरियाज़ हैं, हॉटस्पॉट एरियाज जहाँ से ये बैक्टीरिया ऐसे ज़्यादा देखने को आपको मिल सकते हैं, और चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग और वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी हो या हॉस्पिटल्स हो, वहाँ से जो ऐसा एफ्लुएंट या वेस्ट मटेरियल निकलता है जहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, तो आप कह सकते हो कि उन जगहों को ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ऐसा फोकस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, ये आईआर का टॉपिक है और यहाँ पे इसको समझने का सिर्फ एक एरिया जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें एक टर्म यूज्ड है, दैट इज़ वुल्फ डिप्लोमेसी। ठीक है, वुल्फ डिप्लोमेसी के बारे में वो हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक सिंपल सा एस्पेक्ट है, वुल्फ डिप्लोमेसी को डिस्कस करते हैं, तो आईआर का ये टॉपिक है। देखो ये चीज़ कही गई है, ये हाईलाइट किया गया है कि जो एक पॉइंट आपका हाईलाइट किया गया है वो ये है कि जैसे अगर आप फॉरेन पॉलिसी की बात करो तो फॉरेन पॉलिसी क्या है, गाइडिंग प्रिंसिपल है जो एक देश दूसरे देशों के साथ या किसी रीजन के साथ अपने रिलेशन को डेवलप करने के लिए उन गाइडिंग प्रिंसिपल का इस्तेमाल करता है। चाहे हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो गई, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी हो गई, लुक वेस्ट पॉलिसी हो गई, ये सब क्या फॉरेन पॉलिसी। डिप्लोमेसी मतलब सर्टेन एक्ट और एक्टिविटीज़ जो आप इस्तेमाल करते हो एक देश के रिलेशन को डेवलप करने के लिए दूसरे देश के साथ, सर्टेन एक्ट और एक्टिविटीज़। अब देखो यहाँ पे क्या है कि इस समय जो देश हैं, अलग अलग जो देश हैं, चाहे इंडिया की बात करो या दूसरे देश, जो नेशनलिस्टिक एस्पेक्ट है वो बहुत ज़्यादा हावी हो रहा है।
ठीक है। नेशनलिस्टिक एस्पेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हावी हो, मतलब जो कंट्रीज़ हैं वो अपने नेशनलिस्टिक एस्पेक्ट के बियॉन्ड जाने की कोशिश नहीं कर रहे। चाइना की खासतौर से बात की जाए तो चाइना एक नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, और जो है उसके लिए अगर मतलब जैसे वो एक कई पॉइंट्स रख रहा है कि रिवाइवल ऑफ द पास्ट में हमारा जैसा किंगडम था और इस तरीके की चीज़ें थी वैसे दोबारा लेकर आया जाए। तो ऐसे जो आइडेंटिटी है उस आइडेंटिटी का रिजुविनेशन और रीजनरेशन की तरफ फोकस चाइनीज़ कर रहे हैं, और उसी की तरह वो अपनी डिप्लोमेटिक पॉलिसीज़ भी बना रहे हैं। ठीक है। सो ऐसी जो टेंडेंसी बनी है उसी को ये लोग जो हाईलाइट भी किया गया है, इसको वुल्फ डिप्लोमेसी भी आपका कहा गया है। सो यहाँ पे क्या है कि नेशनलिस्टिक एग्रेशन एज अ फॉरेन पॉलिसी स्ट्रैटेगम हैज गेन्ड द यूफेमिज्म ऑफ द वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी ओनली रिसेंटली। तो मतलब आप जो है अपने आइडेंटिटी, कंट्री का आइडेंटिटी, नेशनलिस्टिक एस्पेक्ट, उसी पर फोकस करके अपनी जो डिप्लोमेटिक पॉलिसीज़ हैं वो आप डेवलप कर रहे हो। तो ऐसा ये वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी इसके लिए कहा जाता है। तो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की बात की जाए तो इसने ऐसे बहुत से तियानमेन जो स्क्वायर मैसेकर आपका हुआ था उसके बाद से अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे प्रयास किए हैं अपनी एक्सेप्ट, जैसे हमारे देश में मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी, चाइना में आपका चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है जो कि रूल पूरे तरीके से करती है। तो ये भी क्या है, कंट्री के अंदर नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट डेवलप करने का कई सारे प्रयास आपके करती है ना। इसके लिए वो बहुत से प्रयास भी आपके किए जा रहे हैं। वो ये चाहती है कि जो नेशनलिज्म है वो एक पॉलिटिकल सबकॉन्शियसनेस का पार्ट बन जाए। ठीक है। सो हर चीज़ जो भी नेशनलिस्टिक आर्गुमेंट के अगेंस्ट होगा तो उस चीज़ की एक्सेप्टेबिलिटी जो है कंट्री के अंदर बहुत ही कम होगी। ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो पैट्रियोटिक एजुकेशन गाइडलाइंस इंट्रोड्यूस की गई थी 2019 में, 2019 से 23 के लिए भी। ठीक है। फॉर एजुकेशनल कल्टिवेशन ऑफ पार्टी मेंबर्स, ये इसी पर्पस के लिए था कि वी कैन से कि जो पैट्रियोटिक एस्पेक्ट है चाइनीज़ वो अपने देश के अंदर और डेवलप करना चाह रहे हैं, और अपने पार्टी वर्कर्स को भी उसके प्रति जो चाइनीज़ पार्टी है वो उसके प्रति और ज़्यादा जागरूक हो, उसको और जानकारी मिले, मतलब उसके क्या पर्पज़ है। ठीक। उसके बाद नेशनलिज्म डिराइव इट्स इंस्पिरेशन फ्रॉम द आइडियम्स ऑफ ग्रेट रिजुविनेशन, मतलब ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो पास्ट है, इमेजिनरी पास्ट की ग्लोरी हमें लेकर आनी है, इस तरह की चीज़ें भी उनके माइंड में हैं। उसके बाद पैट्रियोटिक स्ट्राइविंग स्पिरिट कैंपेन भी आपकी लाई गई, जिससे कि जो चाइनीज़ इंटेलेक्चुअल्स हैं वो भी जो चाइनीज़ इंटरेस्ट हैं नेशनलिस्टिक एस्पेक्ट्स जो है उसका वो ध्यान रखें। नेक्स्ट है ग्लोबल अलर्ट ऑन वैक्सीन फ्रॉड। तो देखो ये छोटी न्यूज़ है, तो इसमें वैक्सीन फ्रॉड का मतलब ये हो गया कि इतनी सारी वैक्सीन की ज़रूरत है और वो वैक्सीन उस नाम से मतलब नाम तो वही रहेगा, लेकिन हो सकता है कि जो उसके अंदर कंटेंट हो वो ना रहे। वैक्सीन के नाम पे कुछ और जो चीज़ें हैं, गलत चीज़ें हैं, फेक प्रोडक्ट है, उसको सेल किया जाता है। ये बहुत बड़ा एक चैलेंज हो सकता है फ्यूचर के लिए। इस सेशन का PDF जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हो SP करंट अफेयर्स। ठीक है। SP करंट अफेयर्स करके जो चैनल है वहाँ से आप डायरेक्ट PDF डाउनलोड कर सकते हो। डेली डोज विथ S.Pandey, डेली डोज विथ S.Pandey, इसमें आप अपना आंसर पोस्ट कर सकते हो। ठीक है। ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन द रोल ऑफ पार्लियामेंट इन पॉलिसी मेकिंग, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप अपना आंसर सेंड कर सकते हो डेली डोज विथ S.Pandey। तो आज के लिए इतना ही। जैसे ही लाइव सेशन आपका शुरू होता है, ये ग्लिच, टेक्निकल ग्लिच दूर होती है, हम लोग 9 बजे से दोबारा से स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन, एंड लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और लेट्स क्रैक UPSC CSC को जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन एंड लेट्स क्रैक इट।